हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो पाठ है या जो कविता पाठ में करने वाला हूँ उसका नाम है दो लघु कथाएँ। अब इसमें दो लघु कथाएँ श्रीमती संतोष श्रीवास्तवा ने, बेटा यहाँ जो ये कहानी है, ये कहानी दो कहानियाँ लघु कथाएँ, छोटी कहानियाँ हैं। ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। इसमें कोई मतलब लोगों को एक प्रेरणा दी गई इस कहानी से, तो इसके हिसाब से ये कहानी चल रही है। जो पहली कहानी है उषा की दीपावली। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम उषा है और किस प्रकार वो अपनी दिवाली मनाती है। लोग अलग अलग किस्म से अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मनाने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है। दिवाली कोई पटाखे फोड़ के मनाता है, तो कोई मिठाइयाँ खा के मनाता है, तो कोई बाहर घूम के मनाता है। तो सब लोग का अपना अपना तरीका होता है दिवाली मनाने का। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही बताया गया है कि दिवाली मनाने का जो अलग अलग तरीका होता है, यहाँ वही बताया है कि यहाँ जैसे कि यदि मुझे कोई पूछे कि मैं दिवाली कैसे मनाता हूँ, जब मैं छोटा था तो बात अलग थी, तब मैं भी पटाखे फोड़ता था, मैं भी घूमने जाता था। लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं अपनी दिवाली को अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ मनाता हूँ। वहाँ जाता हूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, उनको मिठाइयाँ लेके जाता हूँ, उनको कपड़े लेके जाता हूँ और जाके उनके साथ अपनी खुशी का इज़हार करता हूँ। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही बताया है। और दूसरी कहानी में यहाँ बताया है कि पढ़ने के लिए जो आदमी की चाह होती है, जो ललक होती है, उसकी चाह को, उसकी ललक को क्या किया है यहाँ उन्होंने चित्रित किया है। और यहाँ जो लेखिका है उन्होंने हमें एक अच्छा उदाहरण के तौर पे बताया है। जैसे जो अभी पहली कहानी है उषा की दीपावली, कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि जो उषा है कि दिवाली का पहला दिन है, पटाखे फोड़ कर, कहते हैं ना, पटाखे फोड़ने का जो तरह पटाखे फोड़ कर सुबह हुई है। दादी ने पटाखों का जो पूरा, कहते हैं कि पटाखे जो हैं फोड़ के पूरा उनका ग्राउंड जो है पटाखे से भरा हुआ है, पटाखे के कचरे से भरा हुआ है। फिर वो यहाँ और दादी ने कहा कि जो दिवाली में बेटा जो अलग अलग जगह ना दिए होते हैं, वहाँ इसके आटे के दिए भी लगाते हैं। आटे के दिए लगाते हैं नरक चतुर्थी के दिन। तो अलग अलग जगह मतलब दरवाजे के मुंडेर पर या दरवाजे के कहते हैं ना कि दहलीज पर, घर पे, बाहर, हर जगह क्या होता है आटे के दिए लगाए जाते हैं, जिसे नरक चतुर्थी कहते हैं। और दिए लगाने के बाद अब यहाँ बंगाली घर में गुजिया बनी है, चकली बनी है, चूड़ा बना है। यहाँ तक कहते हैं कि उषा की फेवरेट मिठाई, जिसे हम कह सकते हैं कि बंगाली मिठाई उषा को काफ़ी पसंद है, वो भी बनी हुई है। दिवाली का दिन यहाँ होता है, दिवाली का दूसरा दिन है। जैसे ही उषा घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलती है तो क्या देखती है कि उसका पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, पूरा का पूरा ग्राउंड उसका क्या है, पटाखों के कचरों से भरा पड़ा हुआ है। और कहती है कि वहाँ किसी भी प्रकार की सफाई नहीं है। और देखती है तो वहाँ बबन नाम का जो साफ़ करने वाला कर्मचारी है वो साफ़ कर रहा है। वो क्या देखती है, जो आटे के दिए थे उसे बबन क्या कर रहा है, फूंक मार के उठाकर अपने जेब में भर रहा है। तो उषा ने सोचा कि भैया ये बबन ये आटे के दिए क्या करेगा। तो उसने उसको पूछा कि भैया आप ये आटे के दिए क्यों ले रहे हो। बोलते मेम साहब जी, ये आटे के दिए मैं घर पे लेके जाऊंगा, इन्हें सेक के खा लूँगा। अब कहते हैं कि अनाज देवता है, इनको मैं ख़राब नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही उषा को बड़ा ही अजब लगा। कहते हैं कि बाप रे, हम लोगों ने आटे को दिए बनाया, इसको फेंकने वाले थे, ये आदमी गरीब आदमी है, इसे सेक के खाने की बात करता है। हम तो शादियों में, ब्याह में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में कितने सारे खाना ख़राब कर देते हैं, उस खाने का कोई भी क्या हिसाब नहीं है। और ये जो है बंदा, ये क्या कर रहा है कि बाबा खाने की बातों को क्या कर रहा है, खाने को जमा कर रखने की बात कर रहा है। उषा की आंखें खुल गई। उषा भागती हुई अपने घर कमरे में गई और उसने एक थैली में सारे दिवाली की जितनी मिठाइयाँ थी, चूड़ा, चकली, सब कुछ भर के लेके आई और फट से बबन के हाथ में दे दिया और कहा कि चाचा जी आपके लिए मेरे तरफ से दिवाली। और वो इतना खुश हुआ, उसने आशीर्वाद दिया। और क्या हुआ, उषा ने एक किस्म से नई अलग किस्म से अपनी दिवाली मनाई और उसे बड़ी खुशी हुई कि उसने क्या हुआ, गरीब की मदद की। इस कहानी में ये बताया है। अब दूसरी कहानी आते हैं। अब दूसरी कहानी में क्या है कि यहाँ पढ़ने वाला एक लड़का है जो कहते हैं कि उसकी घर की स्थिति इतनी ख़राब है कि पिताजी बीमार पड़े हुए हैं और माँ दूसरे के 4 घरों में बर्तन का काम करती है।
और माँ जितना कमाती है वो पिताजी के दवा दारू में ही चला जाता है और वहाँ कुछ का कुछ भी रहता नहीं है। और कहते हैं कि ये भी क्या कहता है, जो ये लड़का है बबलू नाम है उसका, वो भी रद्दी का बेचने का काम करता है और अपने वो पैसे कहते हैं कि बाल मजदूरी तो बुरी चीज़ है, लेकिन क्या करें, हम तो कहते हैं ना बाल मजदूरी ऐसे वैसे है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाल मजदूरी करने का किसी को बड़ा शौक़ नहीं चढ़ा होता है, मजबूरी होती है तो जाके वो क्या करता है, बाल मजदूरी करता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही बताया गया है, लड़के की मजबूरी है और वो कमाकर अपनी माँ की मदद करना चाहता है। ऐसे ही क्या करता है, मदद करते करते एक घर में पहुंचता है जहाँ क्या होता है, रद्दी खरीदते समय उसकी स्कूल की किताबें भी वहाँ रद्दी में पड़ी रहती हैं। तो मतलब जिस कक्षा में वो पढ़ता है उसी कक्षा की पुस्तकें होती हैं। और ये जो बबन है उसको क्या करता है, बड़ी प्यार से उससे गौर से निहारता है और कहता है क्या, तो वहाँ जो किताबें बेच रही, रद्दी बेच रही है, वो औरत कहती है क्यों रे, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया नहीं क्या? तो उसने कहा कि नहीं मेम साहब, पिताजी ने तो पढ़ाया था लेकिन घर की मजबूरी है, माँ की मजबूरी है, इसके लिए मैं भी काम करता हूँ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ से वो लड़की कहती कि माँ बाल मजदूरी तो बुरी चीज़ है ना? बोलते हाँ बुरी चीज़ तो है, लेकिन इनके माँ बाप को नहीं पता चलता तो हम क्या करें? तो कहता है कि मेम साहब ये किताबें मुझे दे दीजिए ना। तो बोलता है नहीं नहीं, तुझे ये किताबें देंगे तो तू क्या करेगा, इसे रद्दी में बेचकर इससे मिठाइयाँ और चॉकलेट खाएगा, मैं तुझे किताबें नहीं दूंगी। लड़की कहती है माँ दे दो, उसकी पढ़ाई पूरी। बोलते नहीं, तू इन लड़कों को जानती नहीं, ये लड़के ऐसे ही होते, झूठ बोलते हैं पढ़ाई के नाम से और पैसे ऐंठते हैं। ठीक है, कुछ नहीं कहता है बबन, वो किताब पैसे देता है और वहाँ से पैसे लेकर क्या करता है, वहाँ से वो रवाना होता है। और जैसे ही वहाँ जाता है तो क्या करता है, अपनी रद्दी जो होती है, ये पुस्तकों की रद्दी, उसे बगल में रख देता है और पैसे नहीं देता है। और मालिक कहता है क्यों रे, पैसे तो बचे होंगे ना? तो वो तो जा वहाँ से 2 वड़ा पाव चाय लेके आ। लेकिन ये जो बबलू है कुछ चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहता है। मालिक कहता है क्या हुआ, पैसे खर्चे कर दिए? वो कुछ बोलता नहीं, सर झुका के चुपचाप खड़ा हुआ है। मालिक उसे चिल्लाता है, लेकिन बबलू जो है खुश है। क्यों खुश है? कि उसे क्या मिल रही हैं, किताबें मिल रही। बोलते जा भाग जा यहाँ से। और वो जाता है, किताबें लेता है और किताबों को देख के बहुत खुश होता है। और रास्ते में जाते जाते उनको वही मेम साहब वापस मिलती है, किताबें हाथे में देखकर उसे बड़ा वो चौंक जाती है। वो कहती है बाप रे ये किताबें। बोलती है अरे हमसे गलती हो गई माँ, गलती हो गई। और मेम साहब कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमारी गलती को माफ़ करना, लेकिन तू पढ़ने वाला है तो तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा अब हम पूरा करेंगे, हम ही तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते हैं। और कहानी आके यहाँ ख़त्म हो जाती है। यहाँ क्या बताया गया है, करो अच्छा तो आपका अच्छा ही होता है, कर भला तो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा। और इस प्रकार क्या होता है, बबलू को भी पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाते हैं। अब बबलू की भी क्या होती है, पढ़ाई आगे जाहिर हो जाती है। तो यहाँ एक कहानी ख़त्म होती है यहाँ, यानी 2। ये जो दूसरी कहानी है उस कहानी का नाम है मुस्कुराहट की चोट। अब देखते हैं कहानी में एग्जैक्टली क्या दिया गया है। लघु कथाएँ। श्रीमती संतोष श्रीवास्तवा। लेखक परिचय। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने MA इतिहास, हिंदी, BA तथा पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त की। प्रमुख कृतियाँ बहके बसंत तुम, बहते ग्लोशियर, दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगत आदि। विधा परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है और यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदन, पीड़ा, आनंद को संगतता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट दे कर रचता है। मतलब यहाँ जो कहानी रची गई है इसमें कल्पना को बताते हुए क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमला किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमला चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। पाठ का परिचय। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। एक ओर थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसने और विभिन्न तरीक़ों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट।
लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी है जैसी समस्या को इंगित कराते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। अब देखते हैं पहली कथा में क्या लिखा है यहाँ। उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीपक बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की दहलीज जगमगा दी थी। घर का पकवान की खुशबू से तरबतर था, तरबतर हर जगह खुशबू थी। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाई ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ है, और उसने देखा कि सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में ना डालकर अपनी जेब में रख रहा था। कृषक का बबन कंपाउंड, कृषक का मतलब क्या, खेती का काम करने वाला, आज जो यहाँ साफ सफाई का काम करता है, ये बेसिकली क्या है, किसान है। कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज़ उसे सलाम करता था। तो तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर उसे अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीस में पोरी, मतलब उसने वो हंसा। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों से जरा सा टूटने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे में हवाले प्लेटे का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया, मतलब उसकी आंखें आंसू से भर गईं। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर आई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियाँ पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीपक जल उठे और वह पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। मतलब बबन को क्या मिल गई, दिवाली की मिठाई में क्या मिल गया, उसको खाने के लिए स्वादिष्ट खाने मिल गए, और उषा को भी अपनी दिवाली अलग तरह से क्या हो गई कि उसे अब मनाने की उसे बड़ी खुशी हुई कि भैया मेरी दिवाली को क्या हुआ है, अलग किस्म से मनाया हुआ है। अब नेक्स्ट कहानी, मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलती हुई बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। क्यों चाह रहा था? क्योंकि उसे क्या जो किताबें थी वो उसकी स्टैंडर्ड की थी, तो उसे लगा मुझे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता है तू? किसने पूछा? जो रद्दी बेचे उस औरत ने पूछा। अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझे काम कराते हैं। ऊपर घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उसने अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल बाप ने भेजा था, मेम साहब पर उनके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इतना क्या, किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आ जाएंगी, वह इससे अपनी पढ़ाई कर लेगा, कुछ नहीं होता इससे, ये फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर में मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी
में उड़ा देगा। चाट मतलब पानी पूरी रगड़ा पेटिस। उनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठाए सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वो रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाकर खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस ना हुआ। टस से मस मतलब कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठे रहना। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। झल्लाना मतलब जोर से चिल्लाया, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं है? रुपए खर्च हो गए सेठ, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब स्कूल सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे अपने ही अपशब्द याद आ गए और वह अपने शब्दों पर अपराध बोध हो गया। मतलब उसे बुरा लगा कि भैया मैंने एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या लगाया, मैंने इल्ज़ाम लगाया, ये बच्चा सचमुच पढ़ने वाला है, और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। बबलू की खुशी का ठिकाना क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसकी पढ़ाई का जो खर्चा था अब वो कौन उठाने वाला था? वो मेम साहब ही उठाने वाली थी। और क्या था कि उसे जो खर्चे के थे उसे कार कौन देने वाला था? वो मेम साहब ही देने वाली थी। बबलू की खुशी का ठिकाना रहा। कहानियाँ ख़त्म होती है। कौन से कहानी से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, ये पुस्तक का नाम यहाँ देखेंगे हम लोग, फैसला लघु कथा संग्रह से। ठीक है, कहानियाँ ख़त्म होती है। आप लोग ने यहाँ क्वेश्चन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें पेज नंबर 8 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आ है, ये शिक्षा के वंचित बालकों की समस्या। इस विषय पर अपना मत लिखिए। आईएमपी क्वेश्चन है। और इसी पेज पे देखो ऊपर निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। इसे भी आप लोग आईएमपी कर दो। एग्ज़ाम में, परीक्षा में इसी में से आएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों भी आईएमपी कर दो। ठीक है। लिंग में क्या बोला गया है? अध्यापक, अध्यापिका, रानी, राजा, नायिका, नायक, देवर, देवरानी, पंडित, पंडिताइन, यक्ष, यक्षिका, बुद्धिमान, विदोषी, श्रीमती, श्रीमान, दुखियारा, दुखियारी, विद्वान, विदोषी, विद्वत्ती। ठीक है, यहाँ पाठ खत्म होता है।